के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं, पीछे से कुछ कहना चाह रहे थे जी। इंग्लिश में कहावत है, एग्रेसिव नेशनलिज्म इज द लास्ट वेपन ऑफ फ्यूडल्स। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि उग्र राष्ट्रवाद जो है वो सामंतों का आखिरी हथियार है। ठीक है, इस देश में जो माहौल बनाया जा रहा है धीरे धीरे राष्ट्रवाद के नाम पे, वो दरअसल यहाँ के वंचित वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी के खिलाफ एक साजिश है पूरे तरीके से। कन्हैया ने कुछ भी उसके खिलाफ अभी तक पाया नहीं गया है। 3 दिन हो गए उसको पुलिस कस्टडी में लिए, 3 या 4 दिन मुझे नहीं पता। उसके खिलाफ ऐसा कोई भी एक सिंगल सबूत अभी तक दिल्ली पुलिस नहीं ला पाई है कि वो आदमी एंटी नेशनल है। एक सिंगल एविडेंस दिल्ली पुलिस के पास नहीं है। जो वीडियो में जो बच्चे थे, उमर खालिद वगैरह, उनको अभी तक वो गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। उन्होंने ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। कन्हैया के खिलाफ एक सिंगल भी चार्ज नहीं है। एक पूरा माहौल इस देश की जो वास्तविक समस्याएं हैं उनसे हटाने के लिए लेकिन क्या पूरा डाइवर्ट किया जा रहा है। पूरा कैंपेन है जो मीडिया के थ्रू चलाया जा रहा है, उसको इस आधार पर सही तो नहीं ठहराया जा सकता? क्या सही नहीं ठहराया जा सकता, आप मुझे बताइए। क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना सही है? पाकिस्तान जिंदाबाद के टुकड़े होंगे नारे लगना सही है? पाकिस्तान गुरु जिंदाबाद के नारे लगना सही है? वो नारे पूरे हुजूम ने नहीं लगाए। वो नारे कुछ एक 8-10 स्टूडेंट थे जिनका ये भी नहीं पता वो जेएनयू के थे या नहीं थे। उसके बारे में भी पूरे वो जो वीडियो है वो टेम्पर्ड है। पर इससे जेएनयू को क्लीन स्वीप नहीं मिल जाती है। जेएनयू को क्लीन स्वीप बिल्कुल है। जेएनयू का इस देश में योगदान है। जेएनयू का इस देश में कंट्रीब्यूशन है, एक से एक स्कॉलर पैदा करने का, एक से एक हिस्टोरियन पैदा करने का, एक से एक शिक्षाविद देने का। आप कैसे जेएनयू को डिफेम कर सकते हैं एक छोटी सी बात के ऊपर कि 8-10 बच्चे वहां बाहर से आ गए और उन्होंने, सुनिए, इस देश का बिल्कुल छोटी सी बात है, 8-10 बच्चे बिल्कुल 8-10 बच्चे बाहर से आ जाते हैं और वो नारे लगा देते हैं, उनका पता ही नहीं है वो है कौन। और सुनिए, नहीं सुनिए, इस देश में खालिस्तान का मूवमेंट हुआ, बीजेपी की उसके प्रति क्या सोच है? पहले उनको बताएं। पीडीपी के साथ ये लोग सरकार चला रहे हैं, उसका अफजल गुरु को लेके क्या स्टैंड है सबको पता है। वो उसको शहीद मानती है। खालिस्तान के खिलाफ जो पूरा एक मूवमेंट हुआ, हजारों लोग हिंदू मारे गए, आरएसएस का उसके खिलाफ क्या स्टैंड है? ये उनके साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। ये लोग हिपोक्रेट्स हैं, दे आर नथिंग बट हिपोक्रेट्स। मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको। अरे तो इस छात्रों को तो बोलने दीजिए। जेएनयू के अंदर जब ये घटना घटी, शिक्षकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमें सोचना होगा कि किन लोगों ने उनको परमिशन दी, जब उनको पता था कि अफजल गुरु का किन लोगों को, उससे पहले ये सोचना पड़ेगा विष्णु जी। अनुमति थी, उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये सोची समझी चाल है। आशीष जी, नरसिंह जी, क्या ये नहीं सोचना पड़ेगा कि किन लोगों ने उनको अपॉइंटमेंट दिए? अपॉइंटमेंट दिए तो उनको आप बर्खास्त करें। सरकार आपकी है, सरकार भाजपा की है। एक बार वो पीछे से कह रहे हैं जी। एक प्रश्न मैं उठाना चाहता हूं कि बार बार मीडिया में ये बात आ रही है कि जो बिस्सा है वहां दिल्ली के अंदर, वो कहते हैं कि हम इसकी जमानत का कोई विरोध नहीं करेंगे। इस बात के पीछे क्या एस्पेक्ट है, ये भी आप लोगों को सोचना चाहिए। अभी तो तत्काल कोई चुनाव भी नहीं है, लेकिन देश में इतनी सारी बड़ी बहस खड़ी हुई है, कुछ लोग बाहर निकल कर आए हैं और बहुत सारी बातें कह रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो शायद कर रही है सरकार। क्या चलिए विष्णु जी, क्या माहौल बिगाड़ना, इस्तीफा देना, ये सब राजनीति जो अभी पीछे से आवाज उठी, और सबसे बड़ी बात कि उग्र राष्ट्रवाद सबसे आखिरी हथियार है। आशीष जी ने राष्ट्रवाद उठाया था। यहाँ राष्ट्रवाद का मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा सिर्फ एक है कि कुछ ऐसे छात्र आते हैं और यूनिवर्सिटी, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी का कैंपस इस्तेमाल होता है और वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। क्या उन पर कोई कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए? क्या उस पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत के टुकड़े करने की बात का कोई समर्थन करता है क्या? मुझे आश्चर्य निश्चित रूप से हो रहा है कि, और मैंने बधाई भी थोड़ी देर पहले दी है, मेरे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को मैंने बधाई दी है कि वो उन्होंने स्वयं निश्चय किया है कि वो कांग्रेस के बहादुर शाह जफर बनने की कोशिश में हैं। वो निश्चित रूप से बने, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं उनके साथ में। यह मुद्दा न राष्ट्रवाद का है न किसी दूसरे मुद्दे का है। सीधे एक मुद्दा था कि कुछ लोग देश तोड़ने की बात करते हैं, उसके लिए कैंपस का उपयोग होता है, उसके लिए वहां के छात्र संघ के अध्यक्ष शामिल होते हैं। विष्णु जी, उस बात का समर्थन क्यों किया जाता है? उसका कानून अपना काम कर रहा है। उस बात के समर्थन में क्यों बिलों से निकल कर, मैं क्षमा करें मुझे, मैं बिल शब्द का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उन लोगों का आकर समर्थन करते हैं। यानी कौन से दिशा में देश को लेकर जाना चाहते हैं ये देश? गुमान सिंह जी, ये देश किस तरह की अभिव्यक्ति चाहता है? की बात इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। इन्होंने जितने लोगों का दमन किया है, जितनी अब अभिव्यक्ति आदमी की अभिव्यक्ति पर हमला किया है कांग्रेस ने,
वो किसी ने नहीं किया आज तक। अब मुझे आप सबको याद होगा अन्ना के आंदोलन का क्या हुआ और जितने भी बाबा रामदेव के आंदोलन का क्या हुआ। आप देख पिछले अगर इतिहास में जाएंगे, आज 60 साल तक इनको आदत पड़ी हुक्म चलाने की, लोगों को कुचलने तो वो की। इनको शायद आपको लग रहा है कि वो आदत पच पड़ गई नहीं रहा। और अब इनसे ये सहन नहीं हो रहा कि पहली बार सही काम हो रहा है। मोदी जी अभी इस सरकार ने 42 करोड़ रुपए सब्सिडी दी है जेएनयू को, पिछले 2014-15 के लिए 42 करोड़ की सब्सिडी दी है। उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं हो रहा और खुल के बोलने की आजादी है। अगर विवाद की शुरुआत क्या की क्या है, जेएनयू की तस्वीर बदलने की आप लोगों की कोशिश विवाद है? की शुरुआत उन्होंने की राजकुमार ने। वहां क्यों गए साहब? वो इनके युवराज वहां पहुंच गए उनका समर्थन करने। अरे अब चुनाव निकल गए, अब तो युवराज बोलना छोड़िए। तेरे कातिल जिंदा है। अरे शर्म करो बेशरम मतलब हो रहे हैं बिल्कुल। अरे हम भी तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, हमारी उसमें आप राष्ट्र विरोधी बता दीजिए। चलिए एक बार हरिद्वाल जी आपके पास आ रहा हूं। हरिद्वाल जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आप लोग भी कर रहे हैं और ये लोग भी कर रहे हैं। बहुत सारे मौके हैं। देखिए आपके भी 2.5 साल याद है इस देश को। आप शब्दों में जाइए। देखिए पहले बात तो ये बताऊं कि बहादुर शाह जफर बने तो भी हमारा आदमी बने हैं, मुसलमान इनका आदमी नहीं बनेगा। अगर बनना है तो मुसलमान हमारा आदमी बहादुर शाह बने। क्यों मोदी बहादुर शाह जफर क्यों नहीं बनेगा? लास्ट ये आप सोच रहे हैं। ये उनने कहा है भी बहादुर शाह जफर बनेगा राजकुमार, उन्होंने कहा है। क्यों मोदी क्यों नहीं बनते? अब मुझे लेकिन मैं आप सुनिए इनकी, सुनो इनकी सोच बताता हूँ। इनकी सोच देखिए, इनकी सोच फिर क्या है? ये कहते हैं साहब राजकुमार युवराज। क्यों भाई? हमने तो नहीं कहा किसी के मोदी के लिए कोई बात। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री है, इनका प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री है। तो वो युवराज कहाँ सो गए? वो कहाँ के राजा हैं? जिसके सुनिए आप उनके सुन लीजिए एक बार। की बात है, जिसकी दादी ने देश पे बलिदान किया हो, जिसके पिताजी ने देश पे बलिदान किया हो, उसको युवराज कहते हैं? आपकी भाषा ठीक कीजिए। हम लोगों को जो बात कर रहे हैं देश को बचाने के लिए आगे, उनको बिलों से निकलना कहते हैं। सारी गंदी बात बोलने का ठेका इन्होंने ले रखा है, कोई बोल नहीं सकता। मैं समझता हूँ। मैं आप सुनिए मेरी बात। हरिद्वाल जी आप भी सुनिए। कुछ जो अभिव्यक्ति की आजादी की बात हो रही थी उसमें इस देश को कुछ 2-2.5 साल भी याद है, 1975 से 1978 के। तो वो तो देश की अभिव्यक्ति की आजादी आपने छीनी थी। तो उसका हमको फल मिल गया था। हमने उस सरकार खोई, ये खोने ही लगेगा। सबने मानी है। सुनिए, बोलने का अधिकार उस वक्त भी था, बोलने का अधिकार अब भी है। लेकिन ऐसे नहीं है कि ये बोल दिया ये तो राष्ट्र विरोधी, इसने हमारे जैसे बोल दिया ये इसको पद्म भूषण दे दिया जाए। ये कह रहे हैं, आप सुनिए, ये कह रहे हैं रामदेव का आंदोलन, ये कह रहे हैं रामदेव का आंदोलन, ये कहते हैं अन्ना का आंदोलन। अन्ना बिल्कुल किसी सरकार में शामिल नहीं है। अन्ना को हम भी सलूट करते हैं, देश भी सलूट करता है। रामदेव जी को पुरस्कार किस बात का दिया है? कि राज्य मंत्री का दर्जा, कमांडो किस लिए दिए गए? सलवार सूट पहन के कूद के जाने के लिए दिए गए? अगर दिया गया है, आप सुनिए, अगर दिया गया है तो अर्जुन पुरस्कार जगह शिखंडी पुरस्कार भी दिया जाए, क्योंकि शिखंडी भी महाभारत में एक बहुत बड़ा योगदान रहा। ये बातें करने से कोई बात नहीं होती। मैं फिर भी नहीं कह रहा हूँ बिल से निकल के आए, ये बिल से निकल के नहीं, ये घर से छिल के आए। विष्णु जी, विजय जी, जिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात अभी हरिद्वाल जी कह रहे थे, विष्णु जी कुछ कह रहे थे और वो गुमान सिंह जी कह रहे थे, और सबसे ज्यादा अभिव्यक्ति की आजादी की बात कम्युनिस्ट पार्टियां उठाती रही है। यस, अभिव्यक्ति की आवाज उठाने में दिक्कत क्या है किसी को? नहीं, दिक्कत किसी को नहीं है, लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर संविधान लागू नहीं है क्या? संविधान में स्वतंत्रता दी हुई नहीं है क्या हर इंसान को? बोलने की आजादी, अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी, इसमें दिक्कत क्या है? ये सवाल उठाया क्यों जा रहा है? लेकिन ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाओं को लांघा जा रहा है। हाँ, तो उसको गिरफ्तार करो। तो उसके पीछे ये थोड़ी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन ली जाए। लेकिन उसके पीछे समर्थन में खड़े हो जाते हैं। कभी कहा जाता है कि मुझे एक भी राजनीतिक पार्टी का नाम बता दीजिए जो उन कुछ मुट्ठी भर लोगों का समर्थन कर रहा हो। तो कन्हैया क्या आज निर्दोष हो गया? कन्हैया अभी निर्दोष हो गया, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके पक्ष में क्यों खड़े हैं? क्योंकि उसके खिलाफ आज तक कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है भारत सरकार। हम तो अभी रुकिए, तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पूरा देश का मीडिया, पूरे देश का मीडिया और आप लोग भी बता रहे हैं कि उसके वीडियो को मैनिपुलेट किया गया है, तो इससे बड़ा उसकी बेगुनाही का सबूत और क्या होगा? चलिए, पीछे से कुछ कहना चाह रहे थे जी, एक बार आता हूं आपके पास। मैं यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि एक बार मन में एक बार ले आएं कि नेशन फर्स्ट, उसके बाद जो अपने विचार आधारित जो भी मतभेद हैं उनको याद रखें, पर सबसे पहले राष्ट्र। और कम्युनिस्टों की बात करते समय
सबसे पहले मुझे 1962 में चीन युद्ध में इनकी जासूसी याद आ रही है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इनका अंग्रेजों के पक्ष में, क्योंकि रूस उस समय पलट कर आ गया था मित्र देशों के साथ में, तो ये अंग्रेजों के पक्ष में हो गए ये लोग। और ये लोग आज कैसे भी करके, क्योंकि अभी बात आई कि उग्र राष्ट्रवाद सामंतों का हथियार है, नहीं, उग्र राष्ट्रवाद कम्युनिस्टों के लिए जहर है, इसलिए कम्युनिस्ट विरोध करते हैं। ये राष्ट्र की सीमाएं मानते नहीं। भारत के जितने टुकड़े होंगे कम्युनिस्टों को उतनी ही खुराक मिलेगी। ये लोग इस्लामी आतंकवाद के साथ में मिलकर इन्होंने पैदा किया नक्सली आतंकवाद, और अब देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। इनको लज्जा नहीं आती इस देश में रहकर, और किस तरह से इसको तोड़ने का षड्यंत्र करते हैं। जेएनयू अड्डा बना हुआ है कम्युनिस्टों का, नक्सली आतंकवाद का, वहां से फीड होता है नक्सली आतंकवाद, इस्लामी आतंकवाद। वहां पर अफजल गुरु और इस तरह के लोगों को किस तरह से प्रमोट करना है, कैसे पैदा करना है, जैसे अफजल, हर घर से अफजल निकलेगा, तो इनको दरकिनार करके, इनकी बात को दरकिनार करके जेएनयू पर कार्रवाई होनी चाहिए। जेएनयू को सुधारने का, किसी भी तरह से सुधारने का जो प्रश्न हाथ में लेना चाहिए वो लेना ही चाहिए। और कम्युनिस्टों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, अंततः स्टालिन ने भी, अंततः एक बार स्टालिन ने भी कम्युनिस्ट का जो मूल सोच था उसको छोड़कर रशिया को मदर रसिया कहा था। आप लोग भी पता नहीं कब आएंगे राष्ट्रवाद पर, आपको हर बात गलती हो गई, ज्योति बसु नहीं बनाया प्रधानमंत्री, गलती हो गई, सुभाष चंद्र बोस कुत्ता कहा जापान का, गलती हो गई। ये पता नहीं गलती आप कब सुधारोगे। मेरा आपसे आग्रह है जल्दी ही आप राष्ट्रवाद को स्वीकार करके ये गलती सुधार लें, ताकि जिस तरह से योग का समाधान लेकर पूरे विश्व ने अपनी शांति प्राप्त की है, उस शांति को आगे प्राप्त कर सके। तुरंत आइए। आप सुनिए, सुन तो लीजिए। 1942 में इन्होंने बोला कि कम्युनिस्टों ने भारत छोड़ो मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। डॉक्टर अंबेडकर भारत छोड़ो मूवमेंट के बिल्कुल खिलाफ थे। वो चाहते ही नहीं थे कि यहाँ से अंग्रेज उस वक्त जाएं। तो क्या अंबेडकर आपकी नजर में राष्ट्रद्रोही हो गए? आप बताएं, मुझे इस बात का आंसर दें। डॉक्टर अंबेडकर भारत छोड़ो मूवमेंट के बिल्कुल खिलाफ थे कि इस देश की हालत अभी ऐसी है ही नहीं कि यहाँ से अंग्रेज जा पाएं उस समय। तो क्या डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रद्रोही हो गए इनकी नजरों में? ठीक है, चलो आप अपना बात में, ठीक है। राष्ट्रवाद के नाम पे जो ये माहौल बनाया जा रहा है, और कुछ एक खास संगठन और कुछ एक खास वर्ग, समुदाय जो इसका झंडा लेके घूम रहे हैं, दरअसल उनका तो इस राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान ही नहीं है। ठीक है, वो आज तक मजदूर नहीं रहे, वो श्रमिक नहीं रहे। विष्णु जी सुन लीजिए। 5000 साल से इस देश को बिल्कुल ये बात ही है। बड़ा सवाल ये है कि इतिहास को लेकर बिल्कुल, हिंदुस्तान तो 5000 साल पुराना है। 5000 साल से यहाँ एक वर्ग गुलाम है। 5000 साल में क्या? साल से यहाँ एक वर्ग गुलाम तो क्या है। संघ और बीजेपी ने मिलकर या कांग्रेस ने देश को बना दिया? एक वर्ग, यहाँ की आधी आबादी से भी ज्यादा आबादी गुलाम है, और ये उस आबादी के अधिकारों को दबाना चाहते हैं। एक बार उनको बोले। आपके पास विष्णु जी माइक दे रहा हूँ, एक मिनट। मैं श्रीमान जी से पूछना चाहूंगा, हम मानते हैं इनकी बात, हिंदुस्तान क्या ये 5000 साल पुराना है, मान रहे बिल्कुल, लेकिन उसको हम राष्ट्र कह सकते हैं क्या? जहां 80% आबादी गुलाम रही हो, 5000 उसको राष्ट्र कह सकते हैं क्या हम? उस बात को हम राष्ट्र कह सकते हैं क्या? इनकी नजर में अगर वो राष्ट्र है, आप जो कह रहे हैं, इनकी नजर में राष्ट्र तो बिल्कुल आज भी हम। एक बार इधर माइक आगे भी दे दीजिए, और लोग भी हैं बोलने वाले। मैं कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार ये भाजपा सरकार में गतिविधियां चल रही है, असंदिग्ध अमर्यादित बयान दिए जा रहे हैं, उन मामलों को लेकर मैं, यानी जिस आदमी को विधायक कहने का अधिकार नहीं है, वो आदमी ऐसे बयान दे रहा है, अमर्यादित होकर बयान दे रहा है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी जो देश के राष्ट्रीय नेता हैं, उनके खिलाफ ये कह रहे हैं कि उनको फांसी दे देनी चाहिए। क्या ये चलिए वो बात एक एमएलए के लिए हक में है क्या वो फांसी दे सके? एक ब्रेक लेता हूँ और आपकी बात सुनता हूँ। पहले एक ब्रेक लेता हूँ क्योंकि ब्रेक की बहुत जरूरत है यहाँ पर।